नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 हेतु कक्षा 12 समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी 1873। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई थी वह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है बी 1873 में। और किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। जबकि 1873 में इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी यह भी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जबकि 1848 में, जबकि ज्योतिबा राव फूले के द्वारा 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए पहला इन्होंने स्कूल की स्थापना किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा राव फूले ने किया। कब किया? तो ये 1873 ईस्वी में। जबकि ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक है 1873 में प्रकाशित थी, गुलामगिरी। जबकि 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए पहला स्कूल की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया है। तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? तो यह इसका जो सही आंसर है वह है बी समसमूह। समसमूह जो है कि संस्था का उदाहरण नहीं है, जबकि विवाह, परिवार और नातेदारी जो है कि यह जो है कि संस्था का उदाहरण है। परिवार किसे कहेंगे? परिवार जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टि से जिसमें पति, पत्नी प्लस बच्चे, चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित हों, और उसके साथ नौकर एवं क्या हों? दास। अगर ये सारी विशेषताएं पाई जाती है तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसे हम क्या कहेंगे? परिवार। जबकि नातेदारी दो प्रकार की पाई जाती है, एक विवाह संबंधी और दूसरा जो है कि रक्त संबंधी। विवाह संबंधी में यानी एक लड़का या लड़की का जब शादी जिससे होता है तो वह जिस संबंध में जुड़ते हैं उसे विवाह संबंधी कहा जाता है। जबकि रक्त संबंधी में माता पिता, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, भाई बहन आदि जो लोग आते हैं वह रक्त संबंधी में आते हैं। जबकि बोगार्डस ने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। जनजाति है, यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है कि जनजाति है क्या? तो जनजाति के संबंध में यह जो सही ऑप्शन होगा वह है डी संपूर्ण समाज। जनजाति क्या है? एक संपूर्ण समाज है। जबकि जनजाति की कई विशेषताएं पाई जाती हैं,
जो जनजातियों के लिए क्या होना चाहिए, सामान्य भूभाग। इनकी क्या होती है, सामान्य एक क्या होती है, भाषा होती है। जनजातियों का क्या होता है, आकार जो क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यह कई परिवारों का मिल करके एक साथ रहते हैं, तो इसलिए इनका परिवार जो होता है कि बड़ा होता है। इसलिए और क्या होता है कि जनजातियों का एक नाम होता है। इनकी एक क्या होती है, संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति होती है। तथा ये जनजातियां जो होती हैं क्या होती हैं, अंतर्विवाही होती हैं, जिसको अंग्रेजी में इंडोगेमी कहा जाता है। तो जनजाति क्या है, एक संपूर्ण समाज है जिसकी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। एक सामान्य भूभाग होता है, इनकी भाषा होती है, इनका आकार जो बड़ा होता है, एक नाम होता है, इनकी विशिष्ट एक संस्कृति होती है, और ये अंतर्विवाही होती हैं, यानी ये अपने ही समूह में विवाह करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां सवाल है कि नातेदारी में उस व्यवहार संबंध को क्या कहते हैं जिसके अनुसार संबंधी नातेदार हंसी मजाक को अधिक बल देते हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं कि ऐसे रिश्तेदार नातेदार जो हंसी मजाक को महत्वपूर्ण समझते हैं, अधिक बल देते हैं, तो ऐसे को आप क्या कहोगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, परिहास संबंध। परिहास संबंध वे संबंध होते हैं जो दो रिश्तेदार आपस में क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों में उदाहरण है जैसे जीजा साली का संबंध, जीजा साली का संबंध, देवर भाभी का संबंध आदि जो संबंध होते हैं वह ऐसे जो संबंध होते हैं वह परिहास संबंध होते हैं। जबकि परिहार संबंध जो होते हैं जिसमें दो रिश्तेदार क्या करते हैं, विमुखता बरतते हैं या दूरी बरतते हैं। ऐसे संबंधों का उदाहरण है भाई बहन परिहार, सास दामाद परिहार, अनेक इसके उदाहरण हैं। जबकि माध्यमिक संबोधन क्या है, जब कोई एक रिश्तेदार किसी दूसरे रिश्तेदार का नाम न लेकर के बल्कि किसी के माध्यम से अगर वह नाम लेता है, उसको पुकारता है। जब कोई एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का नाम किसी तीसरे के माध्यम से, किसी के आधार पर उसको पुकारता है, तो उसी को कहा जाता है माध्यमिक संबोधन। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी आने की संभावना है। तो माध्यमिक संबोधन को एक बार और आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब एक रिश्तेदार किसी दूसरे रिश्तेदार को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उसका नाम लेना प्रतिबंधित होता है, तो वह जो है कि किसी तीसरे के माध्यम से उसे पुकारता है। क्या करता है, पुकारता है। तो इसे ही माध्यमिक संबोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है। तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, इम्तियाज अहमद की ही यह पुस्तक है, फैमिली किनशिप एंड फैमिली एमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी है, इम्तियाज अहमद। आइए देखते हैं अगला 20वां सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए,
15 जून 2005, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना वह जो है कि 15 जून 2005 को बना, जिसमें सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पाने का अधिकार है। सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पाने का अधिकार है। यह जबकि भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है 19(1) में सूचना का अधिकार जो है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है और यूपी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। तो छात्रों इसे याद कर लीजिएगा कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो 15 जून 2005 में, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 19(1) में इसका उल्लेख किया गया है। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, समूह। इसका जो सही आंसर है वह है समूह, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। जबकि विवाह, नातेदारी और परिवार का उपयुक्त व्याख्या किया गया है। तो संस्था है क्या? हैमिल्टन एक विद्वान है जिन्होंने कहा है कि संस्था क्या है? संस्था रीति रिवाजों का सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है और यूपी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाने की 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा कि संस्था जो है कि रीति रिवाजों का गुच्छा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ में सामाजिक संस्थाएं हैं क्या? व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए या विकसित किए गए नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणाली का क्या है? संगठित रूप है जो क्या होता है? समाज द्वारा क्या है? मान्य है। यानी संस्थाएं क्या है? संस्थाएं जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों का क्या है? एक संगठित रूप है जो समाज के द्वारा मान्यता मिला हुआ है। इसी को संस्था कहा गया है। तो छात्रों इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22वां सवाल, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं या थे? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में यह पूछा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं। इसका जो गठन जो है कि भारतीय किसान यूनियन का गठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो गठन है 1 मार्च 1987 में, 1 मार्च 1987 में जो है किसके द्वारा किया गया? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा भारतीय किसान यूनियन का गठन किया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23वां सवाल, जनजातियां किस प्रकार के समुदाय हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में यह पूछा गया है कि जनजातियां किस प्रकार का समुदाय हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी, आत्मनिर्भर। जनजातियां जो होती हैं क्या है? आत्मनिर्भर समुदाय है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं और क्या करती हैं? स्वयं क्या है? स्वयं जो क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं और क्या करती हैं? उसका उपभोग करती हैं। तो इसलिए जनजातियों को कहा गया है आत्मनिर्भर समुदाय। अगला सवाल है 24, निम्न में
जनजातीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो जनजातीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 एवं 22 में पूछा गया है कि जनजातीय समुदाय की कौन सी विशेषता है। तो इनकी जो विशेषता है वह समान भाषा है। जनजातियों की जो समान विशेषताएं हैं वह समान विशेषताएं हैं, जबकि जनजातीय समुदाय की विशेषताओं के बारे में उपरोक्त क्वेश्चन पर इसके विस्तृत व्याख्या की गई है। तो उस छात्र उसको याद कर लें और उसे जा करके देख लें। तो जनजातीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो यह है समान भाषा है। 25वां सवाल, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जो 1 जून 1955 को 1 जून 1955 को क्या हुआ? भारतीय समाज में लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? 1 जून 1955 में। जबकि इसका नाम बदलकर क्या हुआ? नाम बदल करके 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो 1 जून 1955 को लागू हुआ, 1976 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो बच्चों पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो 1 जून 1955 को लागू हुआ, 1976 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम लगा गया। जबकि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अस्पृश्यता बरतता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता निषेध अधिनियम की संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। छात्रों इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 26वां प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में यानी 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में फैले हुए जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, मानव बलि, कन्यावध तथा अस्पृश्यता आदि तमाम ऐसी कुरीतियां थी जो समाज में फैले हुए थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में करके इसे दूर करने का प्रयास किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 27वां सवाल, 27वां प्रश्न, किसने कहा कि संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने ही कहा है कि संस्थाएं क्या हैं? कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं एवं स्वरूप है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 28वां सवाल, यह किसका कथन है कि प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है? यह वह समूह है जो शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी हावल ने ही कहा था कि
प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं की विशिष्ट योग धारण करता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 29वां सवाल है कि निम्न में यह विचार किसका है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो सही आंसर है वह है सी, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने ही कहा था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताया गया समझाई गई चीज़ें अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन और उसकी व्याख्या लेकर के आएँ, जिससे कि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में सवाल मिल सके। धन्यवाद।